व्यवहार को क्या प्रभावित करता है? व्यवहार प्रत्येक व्यक्ति के लिए अद्वितीय है, फिर भी इसकी जड़ें समाज और संस्कृति में हैं जो आधुनिक दुनिया को परिभाषित करती हैं। इसके अतिरिक्त ये कई कारकों का परिणाम है। मस्तिष्क की रसायन शास्त्र से लेकर सामाजिक और पर्यावरणीय स्थितियों तक कई जटिल मानव व्यवहार को प्रभावित करते हैं। इसके अलावा एक विशेष तरीके से व्यवहार करने की ये प्रवृत्तियां हजारों वर्षों में विकसित हुई हैं, जो मानव इतिहास और विभिन्न सभ्यताओं से प्रभावित हुई हैं। हेलो दोस्तों, 1M समरी चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज हम जिस किताब के बारे में बात करने वाले हैं वो किताब रॉबर्ट सपोल्स्की ने लिखी है। इसका नाम है बिहेव। आइए शुरू करते हैं। संस्कृति, इतिहास और जीव विज्ञान। मानव व्यवहार को समझने के लिए मानव जीव विज्ञान को समझना महत्वपूर्ण है। मानव मस्तिष्क शायद सबसे पुराना और शरीर रचना का सबसे चमत्कारिक हिस्सा है, और जिस तरह से मस्तिष्क काम करता है उसे विकासवादी कारकों से जोड़ा जा सकता है। प्रत्येक मानव क्रिया पहले मस्तिष्क में प्रतिक्रिया के रूप में शुरू होती है। वास्तव में मरने के डर जैसी बुनियादी प्रवृत्ति भी मस्तिष्क के सबसे पुराने हिस्सों द्वारा संसाधित की जाती है, जो अनिवार्य रूप से विरासत में मिली हैं। उदाहरण के लिए, जब कोई व्यक्ति बंदूक चलाता है तो यह मस्तिष्क में बहुत ही बुनियादी, विरासत में मिला, विकासवादी और भावनात्मक ट्रिगर होता है जो ट्रिगर को खींचने के लिए आवेग पैदा करता है। इन कारकों के अलावा मस्तिष्क व्यवहार को ट्रिगर करने के लिए अपने आसपास के वातावरण से संवेदी जानकारी, दृश्य और श्रवण को संसाधित करता है। यदि हम एक युद्ध क्षेत्र पर विचार करते हैं तो यह आसपास के लोगों में खतरे की बढ़ी हुई भावना है जो लोगों को आक्रामक तरीके से कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। ये जैविक व्यवहार संबंधी प्रतिक्रियाएं मानव इतिहास, समाज और संस्कृति से भी प्रभावित होती हैं। इतिहास, समाज और संस्कृति बचपन से ही व्यवहार को आकार देते हैं। विभिन्न समाजों के लोग स्थितियों पर अलग अलग प्रतिक्रिया देंगे। उदाहरण के लिए, जो लोग अपने समाज और संस्कृति में हिंसा के आदी हैं, आमतौर पर प्रकृति में अधिक हिंसक होते हैं। इसके अतिरिक्त पैतृक पारिस्थितिकी और भूगोल भी व्यवहार को प्रभावित करते हैं। मानव व्यवहार को प्रभावित करने वाले इन सभी कारकों पर विचार करते हुए हम देख सकते हैं कि व्यवहार एक अत्यंत जटिल घटना है जिसके विभिन्न विषयों में उत्तर की आवश्यकता होती है। कैसे मस्तिष्क आक्रामकता को नियंत्रित करता है? जब प्रसंस्करण और आक्रामकता को नियंत्रित करने की बात आती है तो मस्तिष्क के अमिगाला और फ्रंटल कॉर्टेक्स विभाजित दूसरे निर्णयों में शामिल होते हैं जो आक्रामक व्यवहार को जन्म देते हैं। सेरेब्रल कॉर्टेक्स मस्तिष्क का सबसे बड़ा क्षेत्र में स्थित अमिगाला भय और आक्रामकता को नियंत्रित करता है। किए गए प्रयोगों ने प्रमस्तिष्क खंड में मस्तिष्क की गतिविधि को दिखाया है जब विषयों को भय या क्रोध को उत्तेजित करने वाली छवियों को दिखाया गया था। 1966 में टेक्सास विश्वविद्यालय में गोली चलाने से पहले चार्ल्स विटमैन ने अपनी मां और अपनी पत्नी की हत्या कर दी थी। इसके अतिरिक्त उसने अपनी पत्नी के शरीर के पास एक नोट छोड़ा था जिसमें कहा गया था कि वह तर्कसंगत रूप से अपने कृत्य का कोई कारण नहीं बता सकता। जबकि उनके इरादे स्पष्ट नहीं थे, शव परीक्षा में उनके अमिगाला को दबाने वाले ट्यूमर का पता चला। शव परीक्षण ने स्पष्ट कर दिया कि एक सुखी विवाहित व्यक्ति अचानक इतने हिंसक तरीके से व्यवहार क्यों करेगा। अपने कृत्य से पहले उसने अपने डॉक्टर से हिंसक आवेगों और सिरदर्द होने की शिकायत भी की थी। यह उनके अमिगाला के कारण होने वाले न्यूरोलॉजिकल परिवर्तन थे जिसके परिणामस्वरूप उनका व्यवहार हुआ। दूसरी ओर मस्तिष्क का फ्रंटल कॉर्टेक्स आवेग को नियंत्रित करता है और आक्रामकता जैसी भावनाओं को नियंत्रित करता है। फिनीस गेज का मामला लिंक दिखाता है। 1848 में फिनीस गेज वर्मोंट में एक रेलरोड कंपनी में काम कर रहे थे। गेज एक दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना के साथ मिला जहां अचानक विस्फोट ने उसकी खोपड़ी के माध्यम से उसके ललाट प्रांतस्था को छेदते हुए एक लोहे की छड़ भेजी। आश्चर्यजनक रूप से वह दुर्घटना में बच गया और दुर्घटना के बाद एक दशक से अधिक समय तक जीवित रहा। ठीक होने के बाद जबकि गेज ने अपने दोस्तों के अनुसार बुद्धि, अनुभूति, धारणा, स्मृति और भाषा के क्षेत्रों में सामान्य मस्तिष्क के कामकाज को दिखाया, वह अब वही व्यक्ति नहीं था जो वह पहले था। उन्होंने सामाजिक परंपराओं के प्रति सम्मान खो दिया, कसम खाना शुरू कर दिया, झूठ बोलना शुरू कर दिया, अच्छी सलाह की अनदेखी की और आवेगी हो गए। ये साबित करता है कि आक्रामकता को नियंत्रित करने और उचित व्यवहार का निर्धारण करने के लिए ललाट प्रांतस्था महत्वपूर्ण है। हिंसक मनोरोगी और अपराधियों के कई मामलों के अध्ययन से पता चला है कि उनके व्यवहार या तो ललाट प्रांतस्था को घायल करने या क्षेत्र में कम गतिविधि होने के परिणाम हैं। व्यवहार पर्यावरण द्वारा आकार दिया जाता है। पांचों इंद्रियां पर्यावरण से प्राप्त जानकारी को लगातार भेज रही हैं। ये सूचना या संवेदी संकेत मानव व्यवहार को भी आकार देते हैं। दृश्य संकेत लोगों की धारणाओं को बदल देते हैं। चेहरे और यहाँ तक कि त्वचा का रंग जैसे संकेत दूसरों के प्रति किसी के दृष्टिकोण को बदल सकते हैं। जब श्वेत प्रतिभागियों को सेकंड के 1:10 में हिस्से के लिए चित्र दिखाए गए तो ये देखा गया कि जब उन्होंने अन्य जातीय पृष्ठभूमि के लोगों की छवियों को देखा तो उनके अमिगाला में गतिविधि बढ़ गई। इसके अलावा जब जातीय रूप से अलग अलग लोगों की छवियों की अवधि बढ़ाई गई तो उनके ललाट प्रांतस्था ने अमिगाला द्वारा शुरू की गई अपनी प्रारंभिक प्रतिक्रियाओं को युक्तिसंगत बनाया।
स्वाभाविक रूप से गैर नस्लवादियों के लिए अमिगाला से भय की प्रतिक्रिया आमतौर पर शांत हो जाती है। हालांकि प्रारंभिक अमिगाला प्रतिक्रियाओं के ये निष्कर्ष आंतरिक हैं कि एक ही अपराध के लिए एक सफ़ेद व्यक्ति की तुलना में एक रूढ़िवादी अफ्रीकी चेहरे को लंबे समय तक सजा क्यों दी जाती है। इन निष्कर्षों ने कई रक्षा वकीलों को अपनी रणनीतियों को बदलने में मदद की है, जैसे पुरुष काले ग्राहकों को काले अपराधियों की तुलना में बेवकूफ़ गोरों के साथ अपने चेहरे को अधिक मिलनसार बनाने के लिए चमकी चश्मा देना। संकेत जो श्रवण है इसी प्रकार भय की भावना उत्पन्न कर सकते हैं। इसी तरह के एक अन्य प्रयोग से पता चला है कि जब शोधकर्ताओं ने प्रतिभागियों की छवियों को दिखाते हुए रैप संगीत, अफ्रीकी अमेरिकी संस्कृति के साथ पहचाने जाने योग्य और गोरों से जुड़े डेथ मेटल संगीत को बजाया, तो रैप संगीत ने प्रतिभागियों के प्रमस्तिष्क में बढ़ी हुई गतिविधि दिखाई, जबकि मृत्यु धातु का विपरीत प्रभाव पड़ा। दृश्य और श्रवण संकेतों के अलावा व्यवहार किसी के तत्काल सामाजिक संदर्भों से भी प्रभावित होते हैं। यह पाया गया है कि जब पुरुष महिलाओं के पास होते हैं तो वे जोखिम के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं, उनके आसपास दैनिक आवश्यक वस्तुएं खरीदने के बजाय विलासिता की वस्तुओं का चयन करते हैं। ये दरियादिली इसलिए दिख रही है क्योंकि औरतों के सानिध्य में पुरुष अनजाने में मिलन के संकेत दे रहे हैं। हार्मोन व्यवहार को कैसे प्रभावित करते हैं? व्यवहार और हार्मोन के बीच का संबंध काफी जटिल है। हार्मोन रसायन होते हैं जो शरीर में विभिन्न ग्रंथियों में बनते हैं और जब रक्त प्रवाह में छोड़े जाते हैं तो मानव मस्तिष्क के विभिन्न भागों को प्रभावित करते हैं। टेस्टोस्टेरोन पुरुष वृषण और महिला अंडाशय में उत्पन्न होता है, और हालांकि यह आक्रामकता का प्रत्यक्ष कारण नहीं है, अध्ययनों से दोनों के बीच संबंध का पता चला है। यह एक ज्ञात तथ्य है कि बधियाकरण पुरुषों के बीच आक्रामकता के स्तर को कम कर सकता है। इसलिए भले ही यौन अपराधियों को बधियाकरण द्वारा दंडित किया जाता है, किसी को संदर्भ के कारक पर विचार करना होगा जो व्यवहार को भी प्रभावित करता है। कुछ अध्ययनों के अनुसार पुरुष कैदियों में टेस्टोस्टेरोन का उच्च स्तर होता है यदि वे आक्रामकता प्रदर्शित करते हैं। इस प्रकार विश्वास के विपरीत यह उच्च स्तर की आक्रामकता है जो टेस्टोस्टेरोन स्राव के स्तर को बढ़ाती है और इसके विपरीत नहीं। विडंबना यह है कि एमिडाला में टेस्टोस्टेरोन रिसेप्टर्स की एक उच्च संख्या है और इस प्रकार टेस्टोस्टेरोन के बढ़े हुए स्तर से आक्रामकता हो सकती है, लेकिन केवल तभी जब कोई व्यक्ति आक्रामक व्यवहार के लिए पूर्व निर्धारित हो। इसी तरह ऑक्सीटोसिन जो सकारात्मक भावनाओं और विश्वास से जुड़ा है, अमिगाला गतिविधि को रोकता है। इसलिए ऑक्सीटोसिन को सामाजिक समर्थक व्यवहारों के साथ संबंध स्थापित करने के लिए जाना जाता है। आर्थिक खेलों से जुड़े अध्ययनों में उच्च ऑक्सीटोसिन स्तर वाले विषयों को दिखाया गया है जो दूसरों को भरोसेमंद मानते हैं। भरोसे को ध्यान में रखते हुए कम ऑक्सीटोसिन के स्तर को अध्ययन में शामिल लोगों को धोखेबाज खिलाड़ियों पर अविश्वास करना चाहिए था। हालांकि जैसे जैसे खेल आगे बढ़ा, विषयों ने धोखेबाज खिलाड़ियों पर भरोसा किया। ऑक्सीटोसिन भी संदर्भ की सीमाओं के भीतर काम करता है। विषयों ने उच्च स्तर के भरोसे का प्रदर्शन तभी किया जब खिलाड़ी एक ही कमरे में उनके सामने थे। बचपन के अनुभवों का प्रभाव। मानव मस्तिष्क का लगभग 85% जीवन के पहले 2 वर्षों के भीतर विकसित हो जाता है। अन्य 15% जिसमें व्यवहारिक विकास शामिल है, बच्चे के बढ़ने के साथ विकसित होता है। मस्तिष्क का ललाट प्रांतस्था बहुत बाद में विकसित होता है, मध्य -20 के करीब। मनुष्य के किशोर वर्ष व्यवहार विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। ये किशोरावस्था के दौरान होता है जब फ्रंटल कॉर्टेक्स अभी भी अविकसित जोखिम लेने, आवेग और यहाँ तक कि हिंसक लक्षणों को भी बढ़ा सकता है। इस प्रकार एक अविकसित किशोर फ्रंटल कॉर्टेक्स व्यवहार को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है। इस ज्ञान ने वास्तव में अमेरिका जैसे कुछ देशों को युवा अपराधियों के साथ अधिक उदारता से व्यवहार करते देखा है। सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक मामले में फैसला सुनाया है कि किशोरों को बिना पैरोल के आजीवन कारावास की सजा देना अवैध है। इसके अतिरिक्त एक कठिन बचपन जीवन भर के लिए युवाओं में हिंसा के स्तर को बढ़ा सकता है। मस्तिष्क की तंत्रिका प्लास्टिसिटी या जानकारी को अवशोषित करने की क्षमता वयस्कों की तुलना में बच्चों में बहुत तेज होती है। इस प्रकार बार बार नकारात्मक अनुभव या बचपन में दुर्व्यवहार इन बच्चों को वयस्कता में अपने ही बच्चों के साथ दुर्व्यवहार करने का कारण बन सकता है। बचपन में अनुभव की गई हिंसा या गरीबी जैसी कोई भी प्रतिकूलता अमिगाला में अतिविकास और ललाट प्रांतस्था में अविकसितता का कारण बन सकती है। इसलिए चूंकि फ्रंटल कॉर्टेक्स अमिगाला की आवेगशीलता को बाधित करने के लिए महत्वपूर्ण है, अविकसित फ्रंटल कॉर्टेक्स के साथ एक अविकसित अमिगाला का परिणाम बाद के जीवन में हिंसक प्रवृत्ति और खराब व्यवहार विनियमन में होता है। सांस्कृतिक कारक और सामाजिक व्यवहार। न्यूरोबायोलॉजी के अलावा सांस्कृतिक कारक मानव व्यवहार के लिए समान रूप से आंतरिक हैं। उदाहरण के लिए, यदि होंडुरास सिंगापुर की तुलना में 450 गुना अधिक हत्या के मामले देखता है, तो ये स्पष्ट है कि सांस्कृतिक कंडीशनिंग भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यदि हम विभिन्न संस्कृतियों जैसे कि व्यक्तिवादी अमेरिका और पूर्वी एशिया की सामूहिक संस्कृति पर विचार करते हैं, तो हम देख सकते हैं कि सांस्कृतिक रूप से संयुक्त राज्य के लोग व्यक्तिगत उपलब्धि और व्यक्तिगत अधिकारों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। दूसरी ओर सामूहिक संस्कृतियां व्यक्तिगत लोगों से पहले समूह की जरूरतों पर ध्यान केंद्रित करती हैं।
मस्तिष्क की गतिविधियों में किए गए अध्ययनों से पता चला है कि जब अमेरिकियों को खुद की तस्वीरें दिखाई जाती हैं तो उनके फ्रंटल कॉर्टेक्स रिश्तेदारों की तस्वीरों की तुलना में तेजी से सक्रिय होते हैं, एक आवेग जो पूर्वी एशियाई लोगों में उतना मजबूत नहीं है। सांस्कृतिक अंतर भी संवेदी प्रक्रियाओं को प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए, जब पूर्व एशियाई लोगों को एक जटिल दृश्य में अकेले खड़े व्यक्ति की तस्वीर दिखाई जाती है तो वे व्यक्ति की तुलना में आसपास के दृश्य पर ध्यान केंद्रित करने की अधिक संभावना रखते हैं। अमेरिकी व्यक्ति के विवरण पर अधिक ध्यान केंद्रित करेंगे। सांस्कृतिक अंतर भी विभिन्न नैतिक प्रणालियों में परिणत होते हैं। सामूहिक संस्कृतियों में उपयोगितावादी नैतिक रुख अधिक सामान्य है क्योंकि वे बहुतों की जरूरतों को महत्व देते हैं, इसलिए वे अधिक अच्छे को भी अधिक महत्व देते हैं, विशेष रूप से आपराधिक न्याय में। ये संस्कृतियां निर्दोष लोगों को गिरफ्तार करने के लिए अधिक इच्छुक होंगी यदि ये दंगा रोकने का साधन होगा। इसके विपरीत व्यक्तिवादी संस्कृतियों में व्यक्तिगत अधिकारों को प्राथमिकता दी जाएगी और उचित प्रक्रिया के बिना निर्दोष को कैद करना सामाजिक मानदंडों के विरुद्ध होगा। स्थानीय पारिस्थितिकी और भूगोल का प्रभाव। सामूहिक या व्यक्तिवादी संस्कृतियों के विकास को आसपास के वातावरण, भूगोल और स्थानीय पारिस्थितिकी के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, खासकर जब से संस्कृति का विकास एक धीमी लेकिन निश्चित रूप से सदियों लंबी प्रक्रिया है। उदाहरण के लिए, पूर्वी एशियाई देश मुख्य रूप से चावल की खेती करने वाले कृषि हैं। चावल उगाना एक सामूहिक सांप्रदायिक श्रम गतिविधि है जो उत्तरी चीन की तरह बढ़ते गेहूं के विपरीत है, जहां चावल उगाना मुश्किल है। ये देखा गया है कि उत्तरी चीन के क्षेत्रों में आसपास के चावल उगाने वाले क्षेत्रों की तुलना में तलाक अधिक आम है। इसके अतिरिक्त व्यक्तिवादी गेहूं उगाने वाली संस्कृति के परिणामस्वरूप उत्तरी क्षेत्रों में अधिक पेटेंट दायर किए गए हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका मुख्य रूप से अप्रवासी राष्ट्र होने के नाते उन अप्रवासियों को देखता है जिन्हें अनिवार्य रूप से उनके मूल देशों में बहिष्कृत अपराधियों या द्वितीय श्रेणी के नागरिकों के रूप में देखा जाता है। अमेरिका को जीवन को नए सिरे से शुरू करने के लिए एक जगह के रूप में माना जाता है, क्योंकि अप्रवासी इसे न केवल अपने मूल सामाजिक संदर्भों से बाहर बल्कि एक नए भौगोलिक वातावरण के रूप में भी देखते हैं। यदि हम औपनिवेशिक अमेरिका के भौगोलिक संदर्भ पर विचार करते हैं तो हम देख सकते हैं कि देश को विशेष रूप से विकास के लिए भूमि को विकसित और सभ्य बनाने के लिए अप्रवासियों की आवश्यकता थी। ये व्यक्तिवादी, आत्मनिर्भर और यहाँ तक कि विकास की आक्रामक भावना लंबे समय तक चरित्र लक्षणों के रूप में प्रचलित रही, लक्षण जो आज भी कई दक्षिणी राज्यों में देखे जाते हैं। अमेरिका ऐतिहासिक रूप से ग्रामीण और देहाती भूगोल रहा है, जिससे केंद्र के लिए कानूनों को लागू करना कठिन हो गया है। इसने लोगों को कानून अपने हाथ में लेने को मजबूर कर दिया, हिंसा की बढ़ती घटनाओं और हिंसक प्रवृत्तियों को आज भी आम बना दिया है। न्यूरोबायोलॉजी, राजनीतिक विचार और नैतिकता। नैतिकता और राजनीतिक विचार भी न्यूरोबायोलॉजी से प्रभावित हैं। वास्तव में मस्तिष्क और किसी व्यक्ति की रूढ़िवादी या राजनीतिक धारणा के बीच एक संबंध है। एक अध्ययन जिसने इन दोनों राजनीतिक विचारों के लोगों का साक्षात्कार किया, दोनों पक्षों ने उत्तर दिया कि गरीबी की जड़ें गरीबों के आलस्य में हैं। हालांकि जब समूह को उनकी धारणाओं को युक्तिसंगत बनाने के लिए कहा गया तो यह पाया गया कि उदारवादियों ने स्थितिजन्य प्रतिक्रिया दी कि बाधाओं को गरीबों के खिलाफ ढेर कर दिया गया था। इसी तरह की मानसिकता तब देखी जा सकती है जब अलग अलग लोगों को गैर राजनीतिक विषयों के साथ पेश किया जाता है। उदाहरण के लिए, उदारवादियों और रूढ़िवादियों दोनों ने शुरू में नृत्य करते समय गिरने वाले एक नर्तकी की अनाड़ीपन को दोषी ठहराया, हालांकि समय दिया गया उदारवादी तर्कसंगत बनाने में सक्षम थे कि शायद कदमों की कठिनाई को भी दोष दिया जा सकता है। इसके अतिरिक्त अध्ययनों में उदारवादियों और रूढ़िवादियों के बीच न्यूरोबायोलॉजिकल मतभेद पाए गए हैं। ये देखा गया है कि उदारवादियों के मस्तिष्क के क्षेत्रों में अधिक ग्रे पदार्थ होते हैं जो सहानुभूति को नियंत्रित करते हैं, सिंगुलेट कॉर्टेक्स। इसके विपरीत रूढ़िवादियों में उनके बढ़े हुए प्रमस्तिष्क खंड के कारण डर के प्रति तीव्र प्रतिक्रिया होती है, जिससे वे जोखिम भरी स्थितियों में अधिक चिंतित हो जाते हैं। नैतिकता के लिए मस्तिष्क के न्यूरोबायोलॉजिकल कनेक्शन भी जिम्मेदार हैं। उदाहरण के लिए, बेहतर फैसले के खिलाफ झूठ बोलने से फ्रंटल कॉर्टेक्स में गतिविधि होती है। सच्चाई को छिपाने का कार्य ललाट प्रांतस्था पर पूर्ण गला घोंटकर काम करने के लिए दबाव डालता है, क्योंकि रणनीतिक धोखा मस्तिष्क के लिए केवल सच बताने की तुलना में कहीं अधिक कठिन है। दूसरी ओर, ईमानदार व्यक्तियों के ललाट कॉर्टेक्स धोखा देने के अवसर के दौरान बिल्कुल भी सक्रिय नहीं होते हैं, क्योंकि वे धोखे को बिल्कुल भी नहीं मानते हैं और इस प्रकार उनके फ्रंटल कॉर्टेक्स को खुद को बिल्कुल भी तनाव देने की आवश्यकता नहीं होती है। सहानुभूति और करुणा के बीच अंतर। आइए एक उदाहरण से शुरू करते हैं। जब हम देखते हैं कि कोई अपनी उंगली में सुई चुभता है तो जो प्रतिक्रियाएं उत्पन्न होती हैं वे विशुद्ध रूप से भौतिक होती हैं। हमारे अपने हाथ कस जाएंगे। ये दर्शाता है कि सहानुभूति शारीरिक दर्द से बचने के साथ जुड़ी हुई है। एंटीरियर सिंगुलेट कॉर्टेक्स या एसीसी अमिगडाला और फ्रंटल कॉर्टेक्स दोनों को जोड़ता है। जब हम दूसरों का दर्द देखते हैं तो यह सक्रिय हो जाता है। यह मस्तिष्क को देखे गए बुरे अनुभवों से भय सीखने में मदद करता है। ये दर्शाता है कि सहानुभूति वास्तव में दूसरों के दर्द के लिए करुणा की तुलना में आत्मसंरक्षण का परिणाम है।
कोई व्यक्ति कितना सहानुभूतिपूर्ण महसूस करता है ये संवेदी कारकों पर निर्भर करता है। हम जानते हैं कि विभिन्न जातीय लोगों की दृश्य धारणा भय पैदा करने वाले अमिगडाला को सक्रिय करने के लिए ट्रिगर कर सकती है, इस प्रकार उन्हें कम सहानुभूतिपूर्ण बना सकती है। अब विचार करें कि अगर अपनी उंगली चुभाने वाला व्यक्ति नस्लीय रूप से अलग है तो सहानुभूति कैसे प्रभावित होती है। सहानुभूति और करुणा के बीच संबंधों पर किए गए एक अध्ययन में पाया गया कि दोनों को निकटता से जुड़ा हुआ माना जाता है। उनके मस्तिष्क में पूरी तरह से अलग उत्पत्ति होती है और अन्य लोगों के दर्द के लिए भी अलग अलग प्रतिक्रियाएं सक्रिय होती हैं। अध्ययन में 2 समानांतर प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए गए। अध्ययन समूह को पीड़ित विषय के दर्द को महसूस करने के लिए कहा गया था। अमिगडाला की सक्रियता के परिणामस्वरूप समूह के बीच नकारात्मक भावनाएं और चिंता हुई। दूसरे प्रशिक्षण में उन्हें गर्मजोशी महसूस करने और व्यथित विषय के साथ सहानुभूति रखने से पूरी तरह से बचने के लिए कहा गया। इस बार अमिगडाला के बजाय फ्रंटल कॉर्टेक्स सक्रिय हो गया था और समूह ने समर्थक सामाजिक सकारात्मक भावनाओं को महसूस किया, जो साबित करता है कि सहानुभूति और करुणा के लिए व्यवहार पूरी तरह से अलग अर्थ हैं। निष्कर्ष: मानव व्यवहार का अध्ययन एक पुराना प्रयास है जो अधिक जटिल प्रतीत होता है क्योंकि अनुसंधान इसमें गहराई से पड़ताल करता है। हालांकि ये स्पष्ट है कि व्यवहार एक अत्यंत जटिल घटना है जो न केवल पर्यावरण और समाज से बल्कि ऐतिहासिक कंडीशनिंग, भौगोलिक प्रभाव और यहाँ तक कि मस्तिष्क के विभिन्न हिस्सों में देखी जाने वाली सबसे छोटी न्यूरोबायोलॉजिकल प्रतिक्रियाओं से भी प्रभावित होती है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक्स।